हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। कार्बन एंड कंपाउंड का लेक्चर हमने खत्म कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे 10th का एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ये नहीं कहूँगा कि ब्रॉड चैप्टर जैसे कार्बोनेट्स कंपाउंड वगैरह था, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को एक ही चीज़ इसमें बारीकी से पढ़नी है, ठीक है, और बड़े ध्यान से पढ़ना है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बिना समय को बर्बाद किए एकदम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने पड़ाव की तरफ। मेटल नॉन मेटल, ठीक है। पहले तो मैं आप लोग को बता देता हूँ मेटल नॉन मेटल होता क्या है। थोड़ा सा बेसिक आपको जानकारी रहे तो अच्छी बात है, ठीक है। क्या होता है पहले तो ये जान लो बेटा, ठीक है। बेटा मेटल्स वो हैं विच कंटेन, जिनके आखिरी शेल में, जिनके आखिरी शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं, या आखिरी इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मेटल्स कंटेन, अंग्रेजी कब सही होगी मेरी, मेटल्स कंटेन 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के पास क्या होते हैं बेटे, या तो 1 या 2 या 3, या फिर कह सकते हो लेस देन 4। क्या कह सकते हो बेटा, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास होते हैं आखिरी शेल में, उनको हम मेटल कहते हैं। जैसे कि सोडियम ले लो, एटॉमिक नंबर बेटा 11, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन मेटल है, ठीक है। मैग्नीशियम 12, 2, 8, 2, आखिरी में 2 मेटल है। एल्यूमिनियम क्या है बेटा 13, 2, 8, 3 मेटल है। सबके सब क्या कर सकते हैं बेटा, देखो दुनिया में हर कोई स्टेबल रहना चाहता है। सेम भाई केमिस्ट्री की दुनिया में भी है। हर एलिमेंट क्या चाहता है, स्टेबल हो। और स्टेबल होने के 2 रास्ते हैं केमिस्ट्री में, या तो पहले शेल में 2 कर लो, या आखिरी शेल में क्या कर लो बेटा 8 कर लो, ठीक है। पहले शेल में तो 2 हैं, सब में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिरी शेल में 8 नहीं है। तो बेटा रास्ता अब तुम्हें करना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें स्टेबल करना है। अगर आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 2 रास्ते हैं स्टेबल होने के, या तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर यही वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, किसी को दे दे। आसान क्या है, अब 7 लेने कौन जाएगा, इससे अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन दे दो चुपचाप, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकाल के ये क्या बन जाएगा, Na तो पहले से था, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, माइनस, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 11 था, मतलब इससे 11 माइनस थे, यानी 11 इलेक्ट्रॉन थे, और 11 प्लस यानी 11 ही प्रोटॉन थे। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, लेकिन ध्यान रहे प्रोटॉन के साथ छेड़खानी नहीं हुई है। तो जब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 10, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी इतने ही है। क्या दिख रहा है, इसके पास एक प्लस का चार्ज ज्यादा दिख रहा है। इसके पास एक प्लस का चार्ज अगर ज्यादा दिख रहा है बेटा, तो यहां Na के ऊपर क्या लग जाएगा, प्लस। क्या सीखने को मिला, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन आप जितने बाहर निकालोगे, साइन उतना प्लस का बढ़ता चला जाएगा। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, Mg+2 हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, Al+3 हो जाएगा। तो क्या समझ में आया, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which contain less than 4 valence electrons in their valence or last shell and they are always electropositive in nature, ठीक है। अब सुन लो थोड़ा सा, नॉन मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल, ठीक है। सेम भाई नॉन मेटल अगर तुम देखते हो तो नॉन मेटल के लास्ट शेल में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे बेटा, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि या तो 5 या 6 या 7। ध्यान रहे 8 इलेक्ट्रॉन मत कर देना। जिसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, वो क्या होती है, वो होती है नोबल गैस। क्या होती है, नोबल गैस। समझ में आ रही बात, आखिरी शेल में 4 से ज्यादा और 8 से कम, 8 वाली नोबल गैस हो जाती है। तो मतलब कितने हो, 5, 6 और 7 हो। एक बढ़िया सा एग्जांपल है, मान लो सल्फर 16, 2 है, 8 है और 6 है। रास्ते 2 हैं स्टेबल होने के, या तो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, या किसी को क्या कर दे बेटा, अपने 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ठीक है। आसान क्या है, इस बार एक्सेप्ट करना ज्यादा आसान है, 6 देने को क्यों जाओगे, इससे अच्छा क्या कर लो, 2 एक्सेप्ट कर लो। और अगर ये 2 एक्सेप्ट कर लेगा तो S के ऊपर क्या हो जाएगा, चार्ज -2। हालांकि सल्फर की वैलेंसी बहुत सारी होती है, +6 भी होती है, बहुत चीजें होती हैं, वो 11th में सब पढ़ना है आपको। फिलहाल अब जो मैं एकदम मुद्दे की बातें बता रहा हूं, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, ठीक है।
क्लोरीन लेते हो यार, तो मान लो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बेटा 17, 2 है, 8 है और 7 है। सेम वही रास्ते, या तो एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए या क्या करिए 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए। आसान, एक लेना है और एक लेना है, तो क्या हो जाएगा Cl-1, है ना। इलेक्ट्रॉन जितने बाहर निकलेंगे उतना प्लस आएगा, जितने अंदर आएंगे उतना माइनस आएगा। सिंपल सी कहानी है। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ठीक है। इसी वजह से मेटल्स अच्छे कंडक्टर कहे जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। पूछो क्यों बेटा, जो भी गुड कंडक्टर होगा, बेटा जो भी गुड कंडक्टर होगा किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमेशा अपने पास क्या रखेगा, वो हमेशा अपने पास रखेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या रखेगा बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट फ्लो होता है। समझ में आ रही बात। और फ्री इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है किसमें पाए जाते हैं, मेटल्स में ही तो पाए जाते हैं। अभी आपने देखा कि मेटल्स क्या कर रहे थे, अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे थे, ठीक है। जैसे सोडियम है, तुमको एग्जांपल एक बार और देके समझाता हूं। 11, 2 है, 8 है और 1 है, प्लस 11 बीच में कर लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन, और आखिरी शेल में क्या हो जाएगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सोडियम क्या कर रहा था, इस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहा था, ठीक है। अब जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में था तब तक वो बंधा हुआ था, इसके पास जा रहा था। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। प्रोटॉन इसको अपने पास खींच रहा था और वो इस शेल में बंधा हुआ था, मतलब रिस्ट्रिक्टेड था, फ्री नहीं था, उसी में घूम रहा था। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। लेकिन जैसे ही ये यहां से बाहर निकलेगा तो बेटा अब तो इसकी मर्जी है, कहीं भी आ सकता है, ये यहां भी आ सकता है, ये यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, कहीं भी कोने कोने में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस शेल को छोड़ के बाहर निकला, ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया बेटा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ ये कहीं भी घूम सकता है, और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में घूमेगा फ्रीली, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है, करंट अधिकतर क्या होती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो सिंपल सी बात है, गुड कंडक्टर इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बस खत्म। नॉन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है। नॉन मेटल क्या करता है, वो तो उल्टा जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उनको भी अपने पास खींच लेता है। तो वो तो इसी वजह से बहुत गंदे और घटिया क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। That's why metals are good conductor because they have free electrons. Non-metals don't have any free electrons. Even they withdraw the free electrons from the opposite ends, or you can say from any other element. समझ में आ रही बात। वो इलेक्ट्रॉन और खींच के उनको फ्री जो होते हैं उनको भी बाउंड कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये अच्छे कंडक्टर होते हैं। चलो क्या क्या पढ़ना है हमको इस चैप्टर में, पहले पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, फिर रिएक्शन मेटल नॉन मेटल की, फिर कैसे निकलते हैं मेटल, और आखिरी में पढ़ना है कोरोजन। तो बिना समय को बार बात किए मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया, सीधे सीधे कहां पे आते हैं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ही आते हैं। चलो शुरू होते हैं। देखो भाई, सबसे पहली क्या होते हैं बेटा, लस्ट्रस। क्या होते हैं, लस्ट्रस। बेटा लस्ट्रस वो होते हैं जो शाइन करें, जो शाइन करें। तो जाहिर सी बात है मेटल में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो शाइन करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, ये सब कॉपर वगैरह सब शाइन करते हैं, ठीक है। आप देखें एल्यूमिनियम दिखा भी हुआ है, देखो शाइन करता है, ठीक है। जनरली मेटल्स आर लस्ट्रस। ये तो थ्योरी है, आपको याद करना है, ठीक है। ये आपका कोल है, अभी बताया था, सी है ना। कार्बन होता है हाइड्रोकार्बन, ये नॉन लस्ट्रस होते हैं। जाहिर सी बात कोयले को कभी चमकते हुए नहीं देखोगे, जले हुए कोयले की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल कोयले को कभी आप चमकते हुए नहीं देखोगे, ठीक है। तो मेटल्स आर लस्ट्रस एंड नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, ठीक है। काफी इजी था, बहुत आसान है सब। मलाएबल, जैसे मान लो आपके पास ये मेटल है, इसको पीट पीट के और पतला कर दो, पीट पीट के और पतला कर दो, पीट पीट के और पतला कर दो, तो जिसके पास ये प्रॉपर्टी हो जाए उस प्रॉपर्टी को मलाएबल कहते हैं, ठीक है। इनटू छोटे छोटे शीट्स में करना, ठीक है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। अब ये देखो ध्यान से, ये है, ये शीट है किसकी, कॉपर की। आप इसको और पीट पीट के क्या कर सकते हो, पतला कर सकते हो, आप करते जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये मान लो कोल है आपके पास, कार्बन है, नॉन मेटल है, समझ में आ रही बात। इसको आप अगर तोड़ोगे तो इसकी कोई फिक्स नहीं है, गारंटी नहीं किस शेप में टूटेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि ये किस शेप में टूट जाए, स्क्वायर टूट जाए, कहो सर्किल टूट जाए, कहो ट्रायंगल टूट जाए, कहो पेंटागन टूट जाए, किसी भी शेप में। तो ये क्या है, नो डिजायर्ड शेप, मतलब किसी भी डिजायर्ड शेप में आप इसको नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको आप पीटोगे, ठीक है, तो इस शीट में है तो इसी शीट में निकलेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। जनरली मेटल्स आर मलाएबल, ये लिखा भी है, ठीक है। तो मलाएबल वो होते हैं बेसिकली कि जिनको पतली पतली शीट्स में हम कर सकें। कॉपर को, सॉरी कार्बन को आप पतली पतली शीट्स में नहीं कर सकते, वो तो तोड़ोगे तो किसी भी डायरेक्शन में टूट जाएगा। समझ में आ रही की बात।
तो इस वजह से जो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएं उस प्रॉपर्टी को मलाइबिलिटी कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरीके से कौन शो करते हैं? मेटल्स। नॉन मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, गोल्ड और सिल्वर ये दोनों जो है मोस्ट मलाइबल है, सबसे आराम से पीट सकते हो, सबसे आराम से इनको छोटी छोटी या पतली पतली शीटों में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डक्टिलिटी, अभी तुमने क्या पढ़ा? मलाइबिलिटी। मलाइबिलिटी में क्या कर रहे थे? किसमें कन्वर्ट कर रहे थे? शीट में। और डक्टिलिटी में किसमें कन्वर्ट करते हैं? वायर्स में। किसमें कन्वर्ट करते हैं बेटा? वायर्स में। कुल मिला के दोनों में शेप ही तो चेंज कर रहे हो, तो दोनों प्रॉपर्टी में कोई बहुत फर्क नहीं है। दोनों प्रॉपर्टी में उनका उद्देश्य एक ही है कि जो ओरिजिनल शेप है मेटल का उसको कन्वर्ट कर दें आप, ठीक है। और कन्वर्ट करके अगर आप शीट बना रहे हो तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है मलाइबिलिटी। और अगर आप वायर बना रहे हो तो वो क्या कहलाती है? डक्टिलिटी। समझ में आ रही बात? मलाइबल कौन ज्यादा था सबसे ज्यादा? याद करो, मलाइबल मैंने बोला था गोल्ड एंड एजी। एजी का मतलब क्या होता है बेटा? सिल्वर, है ना। गोल्ड और कौन था? सिल्वर। सेम इसी तरह से बेटा, सेम इसी तरह से डक्टाइल भी सबसे ज्यादा कौन होता है? ये लिखा हुआ है गोल्ड। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक है। सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन होता है? गोल्ड। सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन होता है? गोल्ड, ठीक है। और आप विश्वास नहीं करोगे, अगर 2 ग्राम गोल्ड है तो उससे 2 किलोमीटर लंबी तार बन सकती है, इतना ज्यादा डक्टाइल होता है। 2 ग्राम गोल्ड से लगभग समझ लो 2 ग्राम गोल्ड, 2 ग्राम गोल्ड से आप क्या कर सकते हो? 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हो। जबरदस्त है ये, समझ में आ रही बात? सिल्वर भी होता है लेकिन गोल्ड से ज्यादा नहीं होता, ठीक है। अब देखा वो ये लिखा है मेटल वायर है। देखो एक बात जान लो, मैंने तो ऐसे याद कर लिया था छोटा था तो, सब कुछ कौन है? मेटल। नॉन मेटल कुछ नहीं शो करता। समझ में आ रही बात? मलाइबल भी होगा तो मेटल, डक्टाइल भी होगा, कोई भी प्रॉपर्टी आएगी तो मेटल ही शो करेगी। नॉन मेटल इस धरती पे बोझ है, वो कुछ नहीं करता। समझ में आ रही बात? कुछ नहीं शो करता, ठीक है। देखो, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, जनरली मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। बहुत इगोइस्टिक होता है, कुछ भी नहीं शो करता, नो वर्ड जानता है बस, ये नहीं करेगा, ना डक्टाइल, ना मलाइबल, ना गुड कंडक्टर, ना कुछ, ठीक है। अब देखिए ये मेटल वायर है, बढ़िया तारों में लिपटा हुआ। हालांकि हम लोग गोल्ड की वायर बनाते नहीं है, क्योंकि गोल्ड की वायर बनाने के लिए भाई अच्छा खासा पैसा चाहिए, तो हो जाए तो अच्छी बात है। ये देखो सल्फर का पाउडर है। अब इसको किसी भी एंगल से तुमको तार तो दिखेगा नहीं, तो बढ़िया आपको कटोरी में रखा हुआ है, मसाले जैसा दिख रहा है, ठीक है। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ठीक है। बस इतना ही बताना था मुझको इसमें, और कुछ इसमें ज्यादा है नहीं, बहुत आसान था ये, ठीक है। जैसे एक वेब सीरीज आई है, आई थी मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट में वो सब सोने की चोरी करते हैं आखिरी के एपिसोड में। तो सोने की चोरी में बहुत बड़े बड़े सोने होते हैं वो, तो उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो क्या करते हैं? छोटे छोटे एकदम दानों में कन्वर्ट करके फिर उनको चोरी करके उनको बाहर निकालते हैं। तो उसमें भी बहुत बढ़िया, आप इस सीरीज को अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत बढ़िया दिखाया गया है कि मेटल्स कितने ज्यादा डक्टाइल होते हैं, खासतौर से गोल्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हीट, कंडक्टिविटी बता ही दिया। सब कुछ कौन करेगा? मेटल। नॉन मेटल व्यर्थ है, कुछ नहीं करता, ठीक है, लिया भी है। इट मींस इट इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अलाउ द हीट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ ध्यान से देखें, जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना, नॉन मेटल्स नहीं होते, बेकार। यहाँ आपने जलाया, यहाँ पे देखो ये लाल लाल होना शुरू हो गया है, ठीक है। ये वाला जो आप पोर्शन देखोगे, ये वाला जो आप पोर्शन देखोगे, ये कैसा, अरे सफेद पे सफेद, ये वाला पोर्शन देखोगे तो लाल हो रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ टच कर लो एक बार, बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आएगी आपको, क्योंकि भयंकर गर्म होगा, हो सकता है हाथ भी जल जाए। समझ में आ रही बात? तो यहां से हीट आई, हीट तो दी यहां जा रही थी, लेकिन ये ट्रांसफर क्या हो गई? पूरी मटेरियल में हो गई। इसका मतलब बहुत जल्दी ट्रांसफर हो रही है, तो ये गुड कंडक्टर है बेटा, बहुत तेज ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है बेटा? गुड कंडक्टर है। किसका? हीट का, ठीक है। और जो जनरली ये कौन होते हैं? मेटल्स ही गुड कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल्स अगेन कहूंगा इस धरती पे बोझ है। मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स का ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, ठीक है। एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, वो हमको बाद में पढ़ने, एक साथ पढ़ेंगे सारे एक्सेप्शंस। पहले जो जनरल प्रॉपर्टी होती है, जो जनरली पाया जाता है, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखना मेल्टिंग पॉइंट, ये आयरन को हीट कर रहे हो, अब देखो लिखा भी है जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड जनरली नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये आप आयरन है, हीट कर रहे हो, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए आयरन को मेल्ट करने में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? लेकिन सल्फर को जब आप हीट करते हो ना, तो सल्फर को तो लैब में हीट कर लोगे, छोटा सा टेस्ट ट्यूब होता है, उसको जलाओ, 1 सेकेंड 2 सेकेंड आप मात्र उसको हीट करो, वो मेल्ट हो जाती है, ठीक है। कोई इसमें बहुत 2-3 मिनट में, मतलब बहुत कम समय में, ये तो बहुत समय लेता है मेल्ट होने में, ये बहुत जल्दी मेल्ट होती है ना।
तो इस वजह से आप कह सकते हो कि सल्फर तो पता ही है क्या है बेटा, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल्स बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं और मेटल्स को मेल्ट होने में काफी समय लगता है और हीट भी काफी ज्यादा लगती है। समझ में आ रही बात? समय तो लगता ही है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा चाहिए, इसीलिए तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। जिस टेम्परेचर पर मेल्ट होंगे उसको मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। ये बहुत देर में मेल्ट होते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ये जल्दी मेल्ट होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ये तो अभी बताया। मेटल्स में क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसमें? मेटल्स में। जाहिर सी बात है फिर वो अच्छे कंडक्टर हैं, और क्या है, और कुछ नहीं है। इट इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू पास द करंट ऑफ टू पास द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। अब आप देखें बढ़िया सब हुआ है। जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर, बता चुका हूँ। नॉन मेटल्स अगेन कहूँगा इस धरती पे बहुत बड़े क्या है बेटा, बोझ हैं, आर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब देखें यहाँ से बेटा, अब देखो यहाँ पे हो कुछ नहीं है, स्विच अभी तो खैर स्विच ओपन है, सर्किट चालू है, तो बेटा सर्किट चालू है तो कुछ नहीं होगा। सर्किट को ऐसे बंद करोगे तो कुछ कुछ होता है। क्या क्या होता है सुनना, यहां से तुम बंद करोगे इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू होगा, और जैसे ही पास होगा ये क्या होगा, ये बल्ब बढ़िया नीला या पीला जिस भी कलर का होगा ये जलेगा, ग्लो करेगा। ठीक है, सॉरी ग्लो कह रहा हूँ, ग्लो करेगा। क्या होगा बेटा, ग्लो करेगा, GLOW। ठीक है। यहां पे आप इस स्विच को बंद भी कर लोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, ये ग्लो नहीं करेगा। क्यों? ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर मेटल पाया जा रहा होगा, इसके अंदर नॉन मेटल पाया जा रहा होगा। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन विद देम। ठीक है, बस इतनी सी बात थी, खत्म। बहुत सिंपल है, प्रॉपर्टीज तो बहुत सिंपल है। सोनरस, हाँ ऐसे मारोगे तो आवाज आती है। ठीक है, नॉन मेटल्स पे तुम मार लो कोई दिक्कत नहीं, कोई आवाज नहीं आती। ठीक है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू प्रोड्यूस अ निंगिंग साउंड व्हेन हार्ड ऑब्जेक्ट। स्कूल तो आप सभी जाते होंगे, स्कूल में जब घंटी बजती है तो टंग से आवाज आती है, थोड़ी देर तक ऐसे करके आवाज आती है। ठीक है, उसको निंगिंग साउंड कहते हैं। तो आप देखो बढ़िया घंटी भी बजी हुई है, मंदिरों में तो जाते ही घंटी बजाते होगे। तो मेटल बेल्स जो होती हैं बेसिकली बहुत बड़ा एग्जांपल होता है। जनरली मेटल्स आर सोनरस, उनको आप बजाओ तो टंग बहुत देर तक चलती है। लेकिन अगर आपके सामने कोल आ जाए, अगेन कार्बन का बना होता है, ठीक है, कार्बन इज अ नॉन मेटल, ये सोनरस नहीं होते। आप हथौड़े से कोयले को तोड़ोगे तो ऐसी आवाज नहीं आती, टक टक करके टूट जाता है वो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। फिजिकल स्टेट, सॉलिड होते हैं, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। लेकिन कहाँ गया, इस शब्द को मत भूलना, मोस्टली। क्या लिखा बेटा, मोस्टली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सारे नहीं होते, कौन कौन से नहीं होते अभी पढ़ना है हमको, एक्सेप्शंस जब पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी तो हम लोग जनरल बात कर रहे हैं कि जनरली क्या क्या होता है। तो ये होता है। ठीक है, हालांकि इन्होंने एक दे भी दिया मरकरी। मरकरी कहने को तो मेटल होता है, मरकरी होता है Hg, इसकी वैलेंसी होती है जो होती है Hg+2 होता है। +2 आप देख सकते हो, इसका मतलब इसके पास दो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो मरकरी कहने को तो मेटल होता है लेकिन ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। क्या होता है, लिक्विड। अब खुद सोचो, अगर ये लिक्विड है तो पहली बात, अगर ये लिक्विड है तो कोई रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करेगा, वो प्रॉपर्टी खत्म हो गई इसकी। डक्टाइल भी नहीं होगा, कैसे शीट में कन्वर्ट कर लोगे, है ना। मलायबल भी नहीं होगा, तो ये सारी प्रॉपर्टी मरकरी शो नहीं करेगा। क्यों? केवल एक वजह से, क्योंकि ये लिक्विड है। जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, डक्टिलिटी थी, मलायबिलिटी थी, उनको तो शीट में कन्वर्ट करने के लिए पीटना पड़ता था ना, क्योंकि वो पहले तो सॉलिड थे, हार्ड थे। ये तो सॉलिड ही नहीं है, तो लिक्विड है, जिसमें तो कोई इनमें से जो पढ़ के आए उनमें से कोई प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि इसका फिजिकल स्टेट ही चेंज हो गया। वो सब सॉलिड थे और ये फिजिकल स्टेट में कैसा होता है, लिक्विड होता है। तो ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन है मेटल्स का। ठीक है, तो जनरली ऑल द मेटल्स आर सॉलिड, मरकरी को छोड़ के। और भी कुछ एक्सेप्शन है जो कि इतने हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, वो हमको आगे पढ़ना है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट तो पढ़ लिया था क्या, जनरली मेटल से हाई मेल्टिंग पॉइंट बता ही दिया मैंने। ठीक है, अच्छा एक्सेप्शन ही चल भी रहेंगे अपने, ठीक है कोई बात नहीं। एक्सेप्शन यहाँ से स्टार्ट हो गए, सुनना। मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, जनरली बहुत हाई होते हैं, बता दिया था। अब तक तो जनरल बातें चल रही थी कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ये सब हार्ड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मलाइबल होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन सब शुरू होंगे। कुछ कुछ चीजें वेरी करती हैं अलग अलग जगह। जैसे अभी मैंने बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स का क्या होता है बेटा, जनरली हाई होता है। मेटल्स को आप कह सकते हो कि मोस्टली क्या होते हैं बेटा, ये हार्ड होते हैं, मतलब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, कुछ को छोड़ के। ठीक है, कुछ को छोड़ के, समझ में आ रही बात। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, केवल दो को छोड़ के, गेरियम और सीजियम। गेरियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि आप हाथ में लोगे तो हाथ में पिघल जाएंगे। ठीक है, ये देखो गेलियम
और सीजियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत 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 कम होता है। मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं याद आ रहा, तब भी मतलब बहुत ही कम होता है, बहुत कम टेम्परेचर, समझ लो कि रूम टेम्परेचर में भी ये मेल्ट हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो अब सोचो रूम आपने ऐसे लिया हाथ में, ओ वही मेल्ट हो जाएगा, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, ठंडियों में भी हाथों में मेल्ट हो जाते हैं। तो समझ लो कि जब टेम्परेचर 4-5 डिग्री सेल्सियस होता है तो भी मेल्ट हो जाते हैं। तो कितने माइनस के डिग्री में ये मेल्ट होते होंगे एक्चुअली, जो इनका होता होगा ओरिजिनल पॉइंट। ठीक है, तो इनको टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप हाथ में लो ऐसे ही मेल्ट हो जाते हैं। तो बहुत कम, बहुत लिमिटेड मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जनरली नॉन मेटल्स have लो मेल्टिंग पॉइंट, बता ही दिया था मैंने। एक को छोड़ के वो दुनिया की सबसे महंगी चीज है, वो है डायमंड। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होता। क्यों? डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है ना, गजब का होता है, एकदम क्रिस्टली पैक होता है वो। समझ में आ रही बात? डायमंड का जब स्ट्रक्चर बनता है ना, तो बहुत तगड़ी पैकिंग होती है, एकदम चिपक के बनता है। और मेल्टिंग पॉइंट है क्या? वो एनर्जी मेल्टिंग पॉइंट में आपको मेल्ट करना है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो जो चिपकी हुई चीजें हैं उसको हटा के दूर करना है। तो जितना अच्छे से कायदे से चिपका होगा, जितनी अच्छी से पैकिंग हुई होगी उसकी, जब वो बना होगा, जो उसके स्ट्रक्चर होगा, जितना अच्छा चिपका होगा और जितनी अच्छी पैकिंग हुई होगी, आपको उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उस स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए। समझ में आ रही बात? तो डायमंड का स्ट्रक्चर, कार्बन एंड कंपाउंड में बहुत अच्छे से पढ़ा ये चीज। डायमंड का स्ट्रक्चर बहुत क्रिस्टल, ये क्रिस्टल लैटिक में एकदम फिट होता है। क्या होता है बेटा? एकदम फिट होता है। ठीक है, इस वजह से बहुत टाइटली पैक होता है। ये भी लिख लो, बहुत टाइटली पैक होता है, टाइटली पैक स्ट्रक्चर होता है, टाइटली पैक स्ट्रक्चर होता है इसका। इस वजह से हीट ज्यादा चाहिए, इस वजह से हीट क्या चाहिए इसको? ज्यादा चाहिए। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है? ज्यादा होता है। समझ में आ रही बात? डायमंड एलोट्रोप कार्बन का होता है, हैज वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दोनों चीज बहुत ज्यादा चाहिए इसको। ठीक है, और डायमंड किसका एलोट्रोप है बेटा? कार्बन। कार्बन क्या है बेटा? नॉन मेटल। देखो कितना बड़ा एक्सेप्शन है ये। अभी आपने पढ़ रखा था कि नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, एक्सेप्शन आया ना, कार्बन। कार्बन को छोड़ के, कार्बन में कौन? डायमंड। ठीक है, ग्रेफाइट का इतना नहीं होता, कार्बन का होता है। एक्सेप्शन लस्टर्स में भी देख लो, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट हैव एनी लस्टर। ठीक है, किसको छोड़ के भाई? आयोडीन। आयोडीन सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, और क्या है ये? लस्ट्रस है। क्या है बेटा? लस्ट्रस होता है। आयोडीन एटॉमिक नंबर, ये बेसिकली तो आई होता है, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, आई माइनस लिखते हैं इसको। ठीक है, ये एक नॉन मेटल है, आखिरी शेल में देखी रहे हो 7 इलेक्ट्रॉन है, जाहिर सी बात है 4 से ज्यादा है तो नॉन ही मेटल है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, आई माइनस बनेगा, जाहिर सी बात है नॉन मेटल की सारी प्रॉपर्टी शो करेगा। बट क्योंकि एक्सेप्शन है, नॉन मेटल्स वैसे तो लस्ट्रस नहीं होते हैं, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि कैसा होता है? लस्ट्रस होता है। तो ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम्पल में, मतलब एग्जाम में, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप हैशटैग लगा लेना। आगे, कंडक्टिविटी, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बता दिया है, लेकिन कार्बन की लीला ही अपरंपार है। ग्रेफाइट, कार्बन के 2 इलेक्ट्रोप होते हैं, एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बहुत अच्छे से पढ़ाई है मैंने बात। ठीक है, ग्रेफाइट एक ऐसा जबरदस्त एलिमेंट है, कार्बन का एलोट्रोप है, मतलब नॉन मेटल है, क्योंकि कार्बन तो नॉन मेटल है ना, उसका ही पार्ट है, तो ये भी नॉन मेटल होगा। तो नॉन मेटल है तो तरीके से तो ये बैड कंडक्टर होना चाहिए था, लेकिन कुछ भगवान ने ऐसा फिट किया है इसके अंदर कि ये गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है बेटा? गुड कंडक्टर होता है। अरे वाह, ये तो बड़ा मजेदार है। जी हाँ, ये बिल्कुल मजेदार है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। रीजन जो मैंने सबसे पहले बताया था वही है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें कार्बन के सिर्फ 3 बॉन्ड होते हैं, कार्बन के सिर्फ 3 बॉन्ड होते हैं, चौथा बॉन्ड खाली होता है। इस वजह से जो इसका चौथा वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रीली घूमता रहता है पूरे स्ट्रक्चर में। ठीक है, वो कार्बन एंड इस कंपाउंड में ग्रेफाइट, जब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा रखा बहुत अच्छे से, जब आप पढ़ोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको बहुत अच्छे से। फिलहाल तो आप जान लो कि नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं, केवल एक को छोड़ के। कौन? कार्बन का एलोट्रोप। कार्बन का एलोट्रोप कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कार्बन में ही 2 एक्सेप्शन मिल गए तुमको। मेल्टिंग पॉइंट सबका कम होता है, कार्बन के एक इलेक्ट्रोप का ज्यादा होता है, वो कौन है? डायमंड। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं हो सकते, कौन? नॉन मेटल। लेकिन नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन दोबारा कौन आता है? कार्बन। कार्बन का ही इलेक्ट्रोप कौन? ग्रेफाइट, वो गुड कंडक्टर है। तो कार्बन के 2 एक्सेप्शन मिल गए आपको, एक डायमंड मेल्टिंग पॉइंट के लिए, एक ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, अगला बहुत इजी है, मतलब केवल थ्योरी थ्योरी याद करो बढ़िया से। ठीक है, हार्डनेस तो बता ही दिया, हार्डनेस में कोई दिक्कत नहीं। मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी होती है। ठीक है, एक्सेप्शंस बहुत तगड़े होते हैं इसमें, सुनना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतने हार्ड नहीं होते। अभी मैंने बताया ना मेटल्स आर जनरली वेरी हार्ड, तो जनरली शब्द का जो यूज किया ना,
उसका मतलब है कि नॉर्मली हार्ड होते हैं, लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो इतने हार्ड नहीं होते, होते तो दिखने में सॉलिड जैसे ही हैं, लेकिन सॉलिड जैसे हार्ड नहीं होते कि एकदम ऐसे तोड़ो तोड़ो तो कुछ नहीं, उसको ऐसे भी करोगे तो टूट जाएगा, चाकू से कट जाता है सोडियम। तो समझ में आ रही बात, बहुत सॉफ्ट होते हैं। जैसे उसमें लिथियम होता है, सोडियम होता है और पोटेशियम, दे आर जनरली वेरी 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 सॉफ्ट इन नेचर। ठीक है, अब इनमें एक चीज कॉमन है, पूछो क्या? इन तीनों के, चाहे लिथियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, बेटा इन तीनों के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। आखिरी शेल में कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है ये अपना वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, है ना, और बाहर निकालेगा तो कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकाल रहा है, तो क्या चार्ज आएगा? +1। तो इसके ऊपर भी +1 का चार्ज, इसके ऊपर भी +1 का चार्ज, इसके ऊपर भी +1 का ही चार्ज होता है। ठीक है, लिथियम होता है 2,1, सोडियम होता है अभी तो करवाया था 2,8,1, और पोटेशियम होता है 2,8,8,1। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये सब अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के 1+1+1+ का चार्ज बना लेते हैं। तो क्या समझ में आ रहा है? जिनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। समझ में आ रही बात? मैग्नीशियम हार्ड होता है, क्यों? एटॉमिक नंबर 12 है, 2 है, 8 है, 2, इसके पास 2 है, तो ये इन सबसे ज्यादा हार्ड होता है, वो बेसिकली हार्ड ही होता है। ठीक है, तो जिनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, वो ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? पीरियोडिक टेबल में इनको ग्रुप 1 में पहले ग्रुप में रखते हैं, और ग्रुप 1 एलिमेंट्स का एक कॉमन नेम होता है, इनको हम कहते हैं एल्कलाई मेटल्स। क्या कहते हैं बेटा? एल्कलाई मेटल्स। ठीक है, क्योंकि इनमें, इन मेटल में अगर OH लगा दो तो एल्कलाई बन जाती है, जिसे हम बेस कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो इनको हम एल्कलाई मेटल्स कहते हैं। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे एसिड बेस सॉल्ट में हम अपन लोग। तो ये आप देख लो, एल्कलाई मेटल्स आर सॉफ्ट, हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। जाहिर सी बात है, अगर सॉफ्ट है तो डेंसिटी भी बहुत कम होगी, और जाहिर सी बात है यार, अगर सॉफ्ट है हल्का सा गर्म करोगे तुरंत पिघल जाएंगे। ठीक है ना, तो इस वजह से ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। बेचारे बहुत इमोशनल होते हैं, थोड़ा सा भी गर्म करो तुरंत पिघल के रोना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, जिनको हम प्यार से एल्कलाई मेटल कहते हैं। इनकी डेंसिटी ज्यादा नहीं होती है, सॉफ्ट होते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। ठीक है, डन। अगला, इतना ही था, फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म, डन, फिनिश। अब कहां आते हैं बेटा? केमिकल प्रॉपर्टी। कहां आते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी। चलो भाई, इनको स्टार्ट करेंगे अब। ये पूरा मैं पीटी से पढ़ा दे रहा हूं तुमको। ठीक है, इनको पढ़ना है अपने को, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है भाई। इनमें तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आती हैं अब रिएक्शनें आएंगी, ये तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, पहला है कि क्या है, मेटल्स के साथ क्या होगा जब वो एयर में बर्न किए जाएंगे। एयर में बर्न करने का मतलब इनकी रिएक्शन आपको किससे करानी है? O2 से। ठीक है, कंबशन कहते हैं। मेटल का क्या होगा जब वो पानी से रिएक्ट करेंगे? चलिए, मतलब इनकी एक बार किससे करानी है आपको? पानी से। ठीक है, मेटल्स का क्या होगा जब वो एसिड से रिएक्ट करेंगे? मतलब Ha मान लो, है ना, एसिड है तो H+ तो बाहर निकालेगा, तो मैंने Ha मान लिया, कोई भी एसिड हो सकता है। मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, किसी दूसरे मेटल सॉल्ट से, जैसे मान लो NaCl हो गया, तो इससे पोटेशियम कैसे रिएक्ट करेगा? इस टाइप का कोई भी मेटल। ठीक है, कोई भी मेटल मान लो उसको, कोई भी मेटल है तो वो किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट से कैसे रिएक्ट करेगा, ये सब हमें पढ़ना है। चलो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सुनो, मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन करके बनाता है मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बनाता है? मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे कि सोडियम है, ये ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, ये बनाएगा Na2O। क्या बनाएगा बेटा? Na2O। बैलेंसिंग देख लो जरा, ये 2 है, ये 2 है, ये हो जाएगा 2Na2O। बैलेंस हो गया? नहीं, बैलेंस नहीं हुआ, यहाँ 4 लगा दो। ठीक है, अब बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये मेटल है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, मतलब आप जला ही तो रहे हो। अभी आपने कहा ना व्हाट विल हैपन इफ विल बर्न। बर्न करने का मतलब ये आप, ये जो प्रोसेस है कंबशन का ही प्रोसेस है, ये बर्निंग का ही प्रोसेस है। कई लोग इसको, पढ़े लिखे लोग केमिस्ट्री में कंबशन कहते हैं। तो आप इसको जला ही तो रहे हो, और क्या कर रहे हो? समझ में आ रही बात? तो ये क्या बना रहा है बेटा? ये बना रहा है मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बना रहा है? मेटेलिक ऑक्साइड। और बड़ी इज्जत के साथ इसको हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं बेटा? बेस। कोई भी मेटल का ऑक्साइड हमेशा कैसा होगा नेचर में? बेसिक होगा। कैसा होगा? बेसिक होगा। इनको उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा देता हूं रिएक्शन, पानी में अगर आप डिसॉल्व करोगे तो ये एल्कलाई बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? एल्कलाई। तभी तो अभी मैंने कहा ना सोडियम को एल्कलाई मेटल कहते हैं। क्यों? इसका जो ऑक्साइड होता है पानी में मिलते ही क्या बनाने लगता है? एल्कलाई बनाने लगता है। क्या बनाने लगता है? एल्कलाई। ठीक है, ये भी एक बेस होता है, लेकिन ये कैसा बेस होता है बेटा? ये वाटर सॉल्युबल बेस होता है। बेस कैसा? वाटर सॉल्युबल बेस। समझ में आ रही बात? तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जब आप बर्न करते हो या ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हो किसको? किसी एक्टिव मेटल को। किसको बेटा?
किसी एक्टिव मेटल को, या कोई भी मेटल ले लो, एक्टिव ही क्या, कोई भी मेटल को, तो वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। इनको जब पानी में भिगो दो तो एल्कलाई बना लेते हैं। ठीक है, ये बातें हो गई। अच्छा, मैंने Na2O ही क्यों लिखा, रीजन है भाई, Na की वैलेंसी +1, सब 9th में आप पढ़ के आए हो। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, Na2O। अगर यही मैग्नीशियम होता तो बेटा मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, 2 से 2 गायब हो जाता, MgO बनता। कैल्शियम होता तो CO बनता, +2 होता है कैल्शियम। एल्यूमिनियम होता है Al2O3 बनता, सब बता चुका हूं। ठीक है, देखो उन्होंने यही बोला। मेटल की आपने ऑक्सीजन से करा दी, क्या बन गया, मेटेलिक ऑक्साइड। मैंने कराई दी अभी वो रिएक्शन। ठीक है, जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बता दिया। जनरली लिखा है, इसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं कुछ। ठीक है, तो मेटल मैंने भाई यहाँ पे सोडियम ले रखा था, ऑक्सीजन ले रखा था, यहाँ Na2O बना रखा था। ठीक है, आप बैलेंसिंग वगैरह देख लेना, यही मैंने बताया आपको। ठीक है, आगे बढ़े। बर्निंग ऑफ सोडियम, देखो अभी रिएक्शन कराई है, 2Na + O2, है ना, ये क्या बना रहा, Na2O। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4Na करके यहाँ पे 2 लिख दिया था, वो बात एक ही है। ठीक है, क्या बना रहा है, Na2O, हालांकि बैलेंस नहीं इनकी रिएक्शन। ठीक है, आप बैलेंसिंग देख लेना, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, बैलेंस नहीं है। ठीक है, आप देख लेना। ठीक है, मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विग्रसली विद एयर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप क्या देख रहे हो, सोडियम की ऑक्सीजन से करा रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, जला ही तो रहे हो। मैंने कहा था ना, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने को ही तो कंबशन कहते हैं। जला रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, जला रहे हो, जलाया, सोडियम ऑक्साइड बन गया, बेस है, क्या बेटा, बेस। ठीक है, अब ये बड़ा अच्छा लगा, मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विग्रसली विद एयर। जब सोडियम और पोटेशियम की आप रिएक्शन कराते हो ना, भयंकर ब्लास्ट होता है। ठीक है, जबरदस्त, पानी से कराओगे तो और तगड़ा ब्लास्ट होता है, क्योंकि एयर से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, सोडियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। जब मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे ना, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब बहुत टॉप में आते हैं, एकदम टॉप रिएक्टिव हैं। इसमें से ये जो 2-3 ऊपर के हैं, ये तो तुरंत हवा के साथ रिएक्ट करके भयंकर तरीके से रिएक्ट करते हैं और सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं। समझ में आ रही बात, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जबरदस्त एनर्जी निकलती है। इसलिए सोडियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं। क्यों, केरोसिन कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, अभी बता चुका हूं सब। पोलर को डिसॉल्व कर लेगा। सोडियम कैसा है बेटा, सोडियम जाहिर सी बात है आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन निकाल के प्लस का बनेगा, तो ये पोलर हो जाएगा। केरोसिन नॉन पोलर होता है, तो उसके अंदर डिसॉल्व करने पर उससे रिएक्शन नहीं करता। पानी में गलती से मत भिगो के रख देना, नहीं तो रखोगे तो हो सकता है कि शायद जिंदा ना बचो। खैर मत करना, वो सब चीजें बेकार हैं। ठीक है, ये देखो आपने यहाँ किया, इन्होंने इसके अंदर रखा हुआ है, हेंस दे आर, देखो लिखा भी केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। इनको केरोसिन ऑयल में, देखो केरोसिन में रखते हैं, क्यों, क्योंकि उनसे रिएक्ट नहीं करते, पानी में रखोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, डन। आगे, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलाई, बता चुका हूं। Na2O को डिसॉल्व करो NaOH बनता है, K2O करो KOH बनता है। मोस्ट मेटालिक ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्या कह रहा है, अधिकतर मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, कुछ ही सॉल्युबल होते हैं, अधिकतर नहीं। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ एल्कलाई एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, केवल एल्कलाई मेटल्स, मतलब जिनके आखिरी शेल में +1 आए, वो मेटल जिनके आखिरी शेल में, मतलब जिनके ऊपर चार्ज +1 का हो, या वो मेटल जिनके ऊपर चार्ज क्या हो, +2 का हो, केवल यही दोनों मेटल जब पानी में डिसॉल्व होते हैं तो एल्कलाई बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्कलाई, मतलब या तो MOH बना देंगे, या फिर MOH का होल ट्वाइस बना देंगे। ठीक है, MOH जो बनाएगा वो कौन होगा, एल्कलाई। क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा जो OH होता है ना, वो -1 होता है। क्या होता है, -1। तो M अगर एल्कलाई है तो +1 है, तो +1 और -1 कट के MOH बना देगा। और अगर ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हुआ तो M क्या होगा, +2 होगा, OH क्या होगा, -1 होगा, क्रॉस में जोड़ोगे तो यही तो बनेगा। ठीक है, तो केवल एल्कलाई और एल्कलाई अर्थ मेटल्स ही क्या करते हैं, आपको पानी में मिलने के बाद एल्कलाई बनाते हैं, बाकी कोई भी मेटल ये काम नहीं करता है। समझ में आ गया, सिंपल था बहुत। ठीक है, एल्कलाइन मेटल्स कहां पाए जाते हैं, ग्रुप 1 में बता चुका हूं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहां पाए जाते हैं, इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो जाहिर सी बात है कहां पाए जाएंगे, ग्रुप 2 में। ठीक है, इनके आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। सिंपल है, बहुत सिंपल है, सब कुछ बता चुका हूं मैं। ठीक है, आगे, बर्निंग ऑफ एल्यूमिनियम, बढ़िया, एल्यूमिनियम ये रहा। बर्निंग का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, बर्निंग का मतलब होता है ना ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, करा दो, बढ़िया 2Al2O3 बनता है। ठीक है, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड जिंक फॉर्म थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स ऑन देयर सरफेस। अब ये देखो बड़ी गजब की बात है, ये आप जला रहे हो इनको। ठीक है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, इनको जला रहे हो, इनके ऊपर ही यहीं पे एक लेयर बन जाती है। ठीक है,
इनके ऊपर ही क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं मेटेलिक ऑक्साइड लेयर, ठीक है। इसी वजह से कोरोजन में बड़ा यूज करते हैं इनका, ठीक है। वो कैसे करते हैं बताऊंगा मैं। तो बेसिकली आप ये जान लो कि एल्यूमिनियम और जिंक को जब हम जलाते हैं या ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, अपने ऊपर ही एक लेयर बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आगे क्या कह रहा है, नेचर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नेचर क्या है, सुनो तो है थोड़ा सा। एक चीज होती है बेटा, इसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक। क्या कहते हैं बेटा, एम्फोटेरिक नेचर। कौन सा नेचर, एम्फोटेरिक नेचर। अभी मैंने एक बात बताई कि मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, कौन से ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं, बेसिक। कैसे होते हैं बेटा, बेसिक। लेकिन साथ में एक शब्द यूज किया था जनरली। क्या यूज किया था बेटा, जनरली, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो इनसे अलग होंगी, ठीक है ना। एक शब्द आता है एम्फोटेरिक, और ये केवल किसके लिए आता है बेटा, ये केवल मेटेलिक ऑक्साइड के लिए ही आता है और किसी के लिए नहीं आता, ठीक। केवल मेटेलिक ऑक्साइड के लिए आता है। वो शब्द क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, बहुत अच्छी बात है। एम्फोटेरिक किसे कहते हैं ये जान लो बेटा, दोज कंपाउंड या दोज ऑक्साइड कह लो विच शोज, जो दोनों दिखाए, विच शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी, जो कि एसिडिक प्रॉपर्टी भी दिखाए और क्या दिखाए, बेसिक प्रॉपर्टी भी दिखाए। मतलब जो एसिडिक भी हो और क्या हो, बेसिक भी हो। जैसे कि कौन कौन से मेटेलिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। अब मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक तो होएगा ही होएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन इसके अंदर जबरदस्त कुछ अच्छाइयां होती हैं, एसिडिक कैरेक्टर भी शो करता है। लेड PbO मेटल का सॉल्ट है, बेसिक तो होएगा ही होएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, ठीक है। जिंक ZnO बेसिक तो होएगा ही होएगा क्योंकि मेटेलिक है, एसिडिक भी होता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये भाई कि इनको तुम अगर बेस से रिएक्ट करोगे तो ये एसिड की तरह बिहेव करेंगे, और अगर एसिड से रिएक्ट करोगे तो बेस की तरह बिहेव करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, ये तो पता है कि एसिड और बेस को जब आप रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। मान लो मैं ले आया HCl, क्या ले आया बेटा, HCl, ठीक है। और कोई बेस इनमें से ले लो, सब ये सब तो है तो बेसिक ही ना, बेसिक तो ये सब है ही है। मैं मान लो ले लेता हूं किसको, जिंक को ले लेता हूं। मैं ले आया ZnO, क्या ले आया, जिंक। ये हो गया एसिड और ये हो गया बेस। क्यों, ये बेटा यहां पे ZnO की रिएक्शन किससे हो रही है, एसिड से। किससे हो रही है, एसिड से। तो यहां पे ये एज अ बेस बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, बेस। एसिड प्लस बेस, पानी तो जिंदगी भर बाहर निकलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बनाएगा सॉल्ट, क्या बनाएगा, सॉल्ट। और जिंक का Cl के साथ सॉल्ट क्या बनेगा, ZnCl2। क्या बनेगा, ZnCl2। एक तो ये रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब मेरा मन एसिड लेने का नहीं, मेरा मन क्या है, बेस लेने का। चलो आओ ले लो। ऐसे मान लो ले लिया मैंने NaOH, क्या ले लिया बेटा, NaOH। इसकी मैं करा रहा हूं ZnO से। किससे करा रहा हूं बेटा, ZnO से, ठीक है। अब सुनो, वाटर पहले तो बाहर निकालो। अब ZnO की रिएक्शन किससे हो रही है बेटा, अब एसिड से नहीं हो रही है, अब किससे हो रही है, बेस से। तो यहां पे ZnO कैसे बिहेव करेगा, यहां पे ये एज एन एसिड बिहेव करेगा, और वाटर तो बाहर निकलेगा, सॉल्ट क्या बनेगा, Na2ZnO2। सॉल्ट यहां और वाटर यहां। समझ में आ रही बात, क्या समझ में आ रहा है कि सॉल्ट और वाटर तो दोनों ही में निकल रहा है, सॉल्ट और वाटर तो दोनों ही में निकल रहा है। मतलब क्या हो रहा है, और इसका मतलब यह कि सॉल्ट और वाटर कब निकलेगा, एसिड बेस की रिएक्शन में। इसका मतलब जब मैंने एक बार एसिड रखा तो भी सॉल्ट निकला, जब मैंने एक बार बेस रखा तो भी सॉल्ट निकला, और इन दोनों में कॉमन कौन था, ZnO। तो जाहिर सी बात है यार, जब मैंने एसिड रखा होगा तो ये एज अ बेस बिहेव कर रहा होगा, और जब मैंने बेस रखा तो ये एज एन एसिड बिहेव कर रहा होगा। इसी नेचर को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, या एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। मतलब जो रिएक्शन के हिसाब से अपने नेचर को बदल ले। अगर वो एसिड से रिएक्ट कर रहा हो तो बेस शो करे, बेस से रिएक्ट कर रहा हो तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करे। मतलब किसी भी रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर ही बाहर निकाले, एसिड और बेस से हो रही है तो। समझ में आया। सो दिस इज नोन एज एम्फोटेरिक बिहेवियर, ठीक है। और ये बहुत सारे होते हैं बट आपके सिलेबस में इतने ही हैं तो इतने ही जान लो आप, ठीक है। कहां थी, हाँ देखो ये Al2O3 आप ध्यान से देखो। इन्होंने, मैंने जिंक से कराया, इन्होंने एल्यूमिनियम से करा दिया, ठीक है। इनकी इन्होंने एसिड से कराई। बेटा ये कौन है, एसिड। तो यहां पे ये कैसा बिहेव करेगा, बेस। अच्छा एक बात और, ये तुम इन तीनों के साथ ही करना। अगर तुम्हारे सामने बाई चांस KO आ गया, सॉरी K2O आ गया, तो ये एम्फोटेरिक नहीं होता, ये केवल बेसिक ही होगा। वो जो मैंने 3 लिखवाए ना वही केवल होते हैं एम्फोटेरिक, ठीक है। हालांकि आपने तो केवल एल्यूमिनियम ही दिया, आपने तो लेड और जिंक भी नहीं है, मैंने जिंक से करवा दिया HCl। बेटा ये एसिड है, ये बेस है, पानी तो जिंदगी भर बाहर निकलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
और सॉल्ट बनेगा तो एल्यूमिनियम और क्लोरीन, ये रहा एल्यूमिनियम क्लोरीन का सॉल्ट AlCl3। अब सुनो, अब इन्होंने बेस ले लिया, क्या ले लिया, बेस, और Al2O3 को इन्होंने अभी भी लिया हुआ है, मतलब यहां पे ये कैसा बिहेव करेगा, एज एन एसिड, कैसा बिहेव करेगा, एज एन एसिड। तो एसिड प्लस बेस, पानी जिंदगी भर वहां निकलेगा। सॉल्ट क्या बनेगा, Na है Al है, क्या बनेगा, NaAlO2, ये बन गया इसका सॉल्ट। आप इसको याद कर लें, समझ में आ रही बात। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जैसे जैसे रिएक्ट करेगा वैसे वैसे नेचर दिखाता जाएगा, ठीक है। आगे, ठीक है, ये हो गया आपका। आगे है भाई, कॉपर को बंद करोगे तो क्या होगा, दिख ही रहा है आपको, Cu है, O2 से कराओगे तो क्या बनाएगा, 2Cu, जाहिर सी बात है बेटा, Cu+2 होता है, O-2 होता है, क्रॉस में जोड़ोगे CuO। मैं बार बार ये सब क्यों सिखा रहा हूं, बच्चा यहाँ बहुत गलती करता है, कई लोग यहाँ Cu2O लिख देते हैं, ये सब गलत है, समझ में आ रही बात। CuO लिखना है, हालांकि Cu+1 भी शो करता है, लेकिन आप लोग के सिलेबस में जो है यही लिखना है। बहुत बच्चा फॉर्मुला ही गलत बना के चला आता है, रिएक्शन आते हुए फॉर्मुला गलत बना देगा, तो फिर बहुत गलत हो जाता है। रिएक्शन आ रही तो कम से कम सही तो करके आओ, फॉर्मुला बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। कॉपर बर्न नहीं करता फ्लेम के साथ, है ना, कॉपर ऐसे देखो, कॉपर को बंद कर रहे हैं तो इसमें कोई फ्लेम नहीं निकलती, नॉर्मल ऐसे ही बंद करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको जानना था इसमें। आगे देखो, बर्निंग ऑफ कॉपर, हम लोग तभी तो कॉपर की वायर यूज करते हैं अपने घर में, क्योंकि कॉपर इतना तगड़ा बर्न नहीं करता। ऐसा तो होता नहीं कि हमारे यहाँ तार जल रही तो पूरा घर ही जल जा रहा है, कि वो छोटी अमाउंट में ही तार जलती है बस, ठीक है। तो कॉपर इतने भयंकर फ्लेम के साथ बर्न नहीं करता, ठीक है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स Cu। हॉट कॉपर मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड, ठीक है। कह रहा है कोई कॉपर मेटल है बहुत हॉट है, उसको हम किससे वो लेयर किससे बनाते हैं, वो हम बनाते हैं कॉपर 2 ऑक्साइड की। ये जो CuO है इसी की लेयर करते हैं, इसी की लेयर करते हैं, और अंदर क्या होता है बेटा, हॉट कॉपर मेटल। अंदर जो कॉपर मेटल होता है, इसके अंदर कॉपर मेटल होता है, और कैसा होता है, बहुत ही हॉट होता है, मतलब बहुत ही गर्म होता है, ठीक है। और ये जो लेयर होती है वो किसकी होती है, कॉपर ऑक्साइड की होती है, CuO। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कॉपर जलता है लेकिन कोई बहुत भयंकर फ्लेम के साथ नहीं जलता, नॉर्मली जलता है, ठीक है, सिंपल है। गोल्ड, गोल्ड तो जलता ही नहीं इतना अच्छे तरीके से, समझ में आ रही बात। गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। बहुत टेम्परेचर बढ़ा भी दो तो भी कोई इतना बेहतरीन नहीं जलता गोल्ड, ठीक है, सही सपाट जलता है, इनके लिए टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा चाहिए, ठीक है, वरना नॉर्मली ये जलते ही नहीं है, ठीक है। तो गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन विद वेरी हाई टेम्परेचर। तभी तो आप लोग आराम से गोल्ड पहन के घूमते हो, गले में चेन, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। ऐसा तो होता नहीं कि आप गोल्ड की चेन पहन के जाओ और घर पहुंचो तो चेन इतनी मोटी थी तो इतनी पतली हो जाती है, ऐसा तो है नहीं, चेन इतनी की उतनी रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से गोल्ड रिएक्ट नहीं कर रहा, कोई मतलब नहीं उसको, ठीक है। तो बहुत हाई टेम्परेचर वगैरह कर दो तो थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है, वरना रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, सिंपल है। ये खत्म हो गया, ये हो गया आपका। अब क्या पढ़ना है, मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करें जब पानी से तब क्या होगा। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, जब ये पानी से रिएक्ट करते हैं। बहुत आसान है, कई कई चीजें अलग अलग निकलती हैं। पहले देख लो, मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कोई मेटल है, इसकी तुमने पानी से करा दी तो सिंपल याद कर लो, यहाँ ये वाला गैस बाहर निकल के क्या बना देगा, H2 गैस, और ये मेटल किससे कंबाइंड होगा, ऑक्सीजन से, बना देगा मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बना देगा बेटा, M मेटेलिक ऑक्साइड, क्या बना देगा, मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। मेटल प्लस वाटर, मेटेलिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब मेटेलिक ऑक्साइड को तुम दोबारा वाटर से करोगे तो ये मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, क्यों, मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, ये मेटेलिक ऑक्साइड तुम्हारा बेस बन गया ना, है ना। जैसे मैं एग्जांपल करके बताता हूं तुम्हें अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लो मेरे पास है सोडियम, ठीक है, मेटल, और ये रहा वाटर, कौन सी गैस बाहर निकलेगी बेटा, हाइड्रोजन, और क्या बनेगा, मेटेलिक ऑक्साइड, क्या बनेगा, मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, यानी क्या बन जाएगा बेटा, Na2O। क्या बन जाएगा बेटा, ये तो भी करी रिएक्शन है, Na2O, ठीक है। यही रिएक्शन है, सिंपल, ये रिएक्शन है वाटर से, मेटल की वाटर से आपने कराई, मेटेलिक ऑक्साइड बना, और क्या बन गया, पानी बन, सॉरी क्या बन गया, कौन सी गैस बाहर निकल गई, हाइड्रोजन। अब ये कह रहा है कि इस मेटेलिक ऑक्साइड को वापस पानी से रिएक्ट कराओ, वापस इससे रिएक्ट कराओ पानी से। तो भैया तुम जरा ध्यान से देखो, अभी ताजा ताजा पढ़ के आए हो, मेटेलिक ऑक्साइड तो बेसिक होता है ना नेचर में, और ये तो एल्कलाई मेटल है, सोडियम है, ये Na+1 है, ये तो तुरंत डिसॉल्व होकर क्या बनाएगा, एल्कलाई, और ये क्या बना देगा, NaOH। क्या बना देगा बेटा, NaOH, 2NaOH। अब बैलेंस कर लेना, समझ में आ रही बात। तो इन्होंने इसी शब्द को कहा है पीछे, आप देखो ध्यान से, मेटल की वाटर से कराई, मेटल ऑक्साइड बना, इसको ये उठा के लाए यहाँ पे, फिर पानी से कराओगे तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड।
इसी को तो बेटा एल्कलाई कहते हो, और किसको एल्कलाई कहते हो, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इसी को तो एल्कलाई कहते हो, इसी को एल्कलाई कहते हो, ठीक है। एल्कलाई भाई ये मेटल है, ये हाइड्रोक्साइड है, क्या दिक्कत है OH वाला, ठीक है। ये हो गया। अब आगे व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। अच्छा सोडियम पोटेशियम, कई बार बात बता चुका हूं, सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। क्यों? क्योंकि आप जब रिएक्टिविटी सीरीज लिखोगे ना, सबसे ऊपर KNa Ca Mg Al Zn Fe PbH है ना, Cu Hg Ag Au ये सब आते हैं। अच्छा H के नीचे वाले भी वाटर से रिएक्ट नहीं करते, बताया नहीं मैंने, मतलब रिएक्ट करते बहुत गंदा करते हैं रिएक्ट, ठीक है। जो ऊपर में दिख रहे हैं H के ऊपर वाले, इनको हम कहते हैं एक्टिव मेटल्स। क्या कहते हैं बेटा? एक्टिव मेटल्स, मतलब बहुत तेज रिएक्ट करते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। और सोचो जो टॉप के 2-3 है, खासतौर से ये दो जो है सोडियम और पोटेशियम, तो भयंकर रिएक्टिव होंगे, जबरदस्त। अभी जो दिखाया सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि उसको केरोसिन को ऑयल में रखना पड़ता भाई, ठीक है। तो ये तो समझ लो कि कितनी जबरदस्त और गंदी किस्म की रिएक्शन दिखाने वाले हैं तुमको, ठीक है। वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक, बेटा एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट बाहर निकलना, और भयंकर एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि ब्लास्ट ही हो जाना, बहुत हीट बाहर निकलना, बहुत हीट बाहर निकलना, ठीक है। इंग्लिश वाली हिंदी तो पढ़ी लेते होगे। इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर, जो बाहर हाइड्रोजन निकलती है तुरंत क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है ना। मेटल जैसे मान लो सोडियम है, तुमने पानी से करा दी, Na2O निकला प्लस H2 निकली, ये तुरंत जलना चालू हो जाती है, जलना शुरू हो जाती है। समझ में आ रही बात? इसकी रिएक्शन इसका प्रैक्टिकल बहुत लोग करते भी हैं, ठीक है। Na की पानी से कराई, NaOH, अच्छा यहां से इन्होंने ऐसे करा दिया। Na की H2 से कराई, NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, प्लस क्या बाहर निकली? एनर्जी, ठीक है। पोटेशियम की वाटर से कराई, सीधे KOH बना दिया, हाइड्रोजन प्लस एनर्जी। अच्छा KOH क्या बना दिया? अब Na2O बनेगा, फिर आप वाटर से कराओगे NaOH बन जाएगा। इन्होंने पहले स्टेप में सारा कर दिया, सीधे सीधे क्या बना दिया? हाइड्रोक्साइड बना दिया उठा के, ठीक है। NaOH प्लस क्या बाहर निकली? H2 गैस बाहर निकली। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एनर्जी। एनर्जी बाहर निकलने का मतलब क्या? हीट बाहर निकल रही है, और जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये सबकी क्या होती है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। कोई दिक्कत? डन। समझ में तो बहुत कायदे समझा चुका हूँ ये सब। तो देख रही हो सब धुआं निकल रहा है इसमें से, ये ऊपर जो है धुआं निकल रहा है, इसमें पानी होगा, इसके अंदर सोडियम डाला होगा इन्होंने, अंदर जो बन गया ये आपका ये NaOH बन, ये मान लो कि ये आपका NaOH बन गया, जो बाहर निकल रही है हाइड्रोजन गैस, देख लो कितना धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है ये, तो मतलब ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। कैल्शियम से ज्यादा अच्छा रिएक्ट नहीं करता। कैल्शियम की वाटर से कराई, CaO बनता है पहले, फिर उसकी वाटर से कराओगे तो CaOH का होल ट्वाइस। ये सब में सीधे डायरेक्टली करा दे रहे हैं, मतलब सीधे आखिरी तक करा दे रहे हैं। ये मान के चल रहे हैं कि वाटर एक्सेस में है, वाटर एक्सेस में है तो पहले मेटल ऑक्साइड बनेगा, वापस डालोगे पानी में तो क्या बनेगा? एल्कलाई बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, बता चुका हूं। तो Ca की वाटर से कराई, CaOH का होल ट्वाइस बन गया, प्लस H2 प्लस एनर्जी। सेम वही रिएक्शन है भाई, बस एक बात है, अभी मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लिखाई ना, क्या लिखा है बेटा? KNa CaMgAl, और नीचे चलते चले जाओगे तो KNa तो भयंकर रिएक्ट कर रहे हैं, इसके जो जाहिर सी बात है जो इसके नीचे आएगा वो इससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव होगा, तो इतना भयंकर, इतना एक्सोथर्मिक नहीं होगा, थोड़ा कम एक्सोथर्मिक होगा। तो वो यही कह रहा है कि द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, इतना ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज्यादा इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं ना जितना सोडियम और पोटेशियम है। आगे मैग्नीशियम थोड़ा सा और नीचे आता तो उतना और भयंकर नहीं होगा। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इवन इतना है कि पानी से रिएक्ट भी नहीं करता, मतलब बहुत घटिया किस्म का रिएक्शन होता है इसका। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर, लेकिन जैसे मान लो मैग्नीशियम है, इसकी तुमने पानी से कराई, ये पानी कैसा है? कोल्ड है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि KNaCa फिर Mg आता है, मतलब Mg बहुत नीचे, मतलब इनके मुकाबले तो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, तो ये पानी से रिएक्ट नहीं करता है ना, इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता कि पानी से रिएक्ट कर दे। हाँ, लेकिन अगर तुमने इसमें टेम्परेचर बढ़ाया, तुमने इसको क्या दे दी? हीट दे दी। क्या दे दी? हीट दे दी, मतलब पानी को तुमने क्या कर दिया? गर्म कर दिया, तो इसके अंदर मैग्नीशियम डाल दिया, तो ये रिएक्ट करता है, ठीक है, हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर, तो यहां Mg प्लस H2O है, और ये वाटर कैसा होगा बेटा? हॉट वाटर होता है। कई लोग यहाँ वाटर नहीं लिखते हैं, कई लोग यहाँ पे लिख देते हैं स्टीम। क्या लिख देते हैं? स्टीम। तो जाहिर सी बात है स्टीम को कहते हैं भाप, पानी को आप गर्म करोगे तो भाप बन जाएगा, तो कई लोग यहाँ पे स्टीम लिख देते हैं। तो Mg की स्टीम से कराओगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सेम वही एल्कलाई बनेगा, हाइड्रोजन गैस और एनर्जी बाहर निकलेगी, सब कुछ वही है भाई। सुन लो, मेटल की आप ऑक्सीजन से कराओगे मेटेलिक ऑक्साइड बनता है, सॉरी मेटल की आप वाटर से कराओगे
मेटल की आप क्या किससे कराओगे बेटा, वाटर से कराओगे, हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्या बाहर निकल जाएगी, और बाहर निकल जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस विद लॉट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा ना। मेटल की वाटर से कराइए, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बन जाता है अगर ये +1 का हुआ तो, और क्या अगर +2 का हुआ तो यहाँ ट्वाइस लग जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है प्लस डेल्टा। इस डेल्टा का मतलब क्या है, एनर्जी है जो वहां लिखा है, ठीक है, एनर्जी, इसको हीट कहते हैं हम लोग। ठीक है, हालांकि इसमें पहले मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। अब इसकी जो मैकेनिज्म होती है M+H2O, अगर है राइटिंग खराब है उसके लिए माफी चाहूंगा, तो ये पहले मेटेलिक ऑक्साइड बनता है, ये फिर वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्यों, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है, बेस होता है। तो इतना अपने को जाना नहीं, सीधे सीधे कर लेते हैं ये लोग। एल्यूमिनियम ये मान के चलते हैं वाटर किसमें भयंकर उसमें एक्सेस में है, तो सीधे सीधे क्या बना देते हैं, हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। ठीक है, आयरन एंड एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट इवन विद कोल्ड और हॉट वाटर, ये हॉट और कोल्ड दोनों से रिएक्ट नहीं करते, तो ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं। किससे रिएक्ट करते हैं, स्टीम से। ठीक है, हालांकि कैल्शियम भी स्टीम से कर लेता है जो मैंने बताया था, तो ये स्टीम से मतलब और भयंकर गुनगुने और भयंकर गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं। तो देखो आयरन है और स्टीम है, ये बना रहा है आयरन ऑक्साइड प्लस H2, एल्यूमिनियम और स्टीम है, ये बना रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस H2। समझ में आ रही बात। अब इसको फर्दर आप पानी में डालोगे तो हाइड्रोक्साइड वगैरह बना लेते हैं, तो इन्होंने इस बार ऑक्साइड बना के छोड़ दिया, मतलब यहीं पे ही छोड़ दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल है भाई। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझनी है, केवल ऑक्साइड पे ये पे रुक दिया है। अगर आप वापस इसको पानी में डिसॉल्व कर दो H2O में, तो एल्यूमिनियम जो बना लेता है वो बनाता है Al का होल थ्राइस। ठीक है, मैंने ये बात बताई भी आप लोगों को कि जो मेटल के ऊपर +1 आएगा और जिस मेटल के ऊपर +2 आएगा, यानी एल्कलाई और एल्कलाइन अर्थ मेटल, मेनली यही बनाते हैं एल्कलाइज को, तभी तो एल्कलाई नाम ही आ रहा है इनके नाम के आगे। ये एल्यूमिनियम की अगर बात करोगे तो एल्यूमिनियम +3 होता है, ये इतना अच्छा एल्कलाई नहीं बनाता, इसी वजह से इन्होंने केवल ऑक्साइड पे ही रोक दिया, इसको केवल बेस मान लिया, इसको क्या मान लिया, बेस मान लिया। ठीक है, डन, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रिएक्ट विद वाटर वगैरह। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोग को इसमें करनी है। अब क्या करें, मेटल रिएक्ट विद वाटर, हाँ तो आप देख लो कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, लेड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब पानी से रिएक्ट नहीं करते, चाहे वो हॉट हो चाहे कोल्ड हो। क्यों, क्योंकि आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे, आप देखो यहाँ से K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, फिर आता है कॉपर, इधर लिख देता हूँ Hg, Ag और Au, है ना। अब कॉपर आप देख ही लो कहाँ आ रहा है, हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है। बेटा हाइड्रोजन के जो ऊपर होते हैं, बहुत ध्यान सुनना, हाइड्रोजन के जो ऊपर ये वाले, इनको हम कहते हैं हाई रिएक्टिव। क्या कहते हैं, हाई रिएक्टिव। क्या कहते हैं बेटा, हाई रिएक्टिव। और ये जो नीचे वाले होते हैं ये वाले, इनको हम कहते हैं लो रिएक्टिव। क्या कहते हैं बेटा, लो रिएक्टिव। तो अभी जो पढ़ के आए हो, ये ऊपर वाले तो भयंकर रिएक्ट करते हैं, ये ठंडे पानी से नहीं गर्म पानी से रिएक्ट करता है, और ये दोनों तो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, इतना गंदा रिएक्ट करते हैं। तो सोचो कि जब यहीं से नीचे आने में इतनी रिएक्शन डिक्रीज हो गई, तो जो H के नीचे हैं वो तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे भाई, चाहे तुम गर्म पानी लाओ चाहे ठंडा लाओ, कुछ भी लाओ, वो रिएक्ट नहीं करते। समझ में आ रही बात, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही लो, पुअर और खत्म हो जाती है। तो दैट्स वाई कॉपर, गोल्ड, लेड, सिल्वर देख लो सबके सब H के नीचे ही है। ठीक है, ये आपका H रहा। ठीक है, इसके नीचे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, सब इसके नीचे है, ये रिएक्ट नहीं करते एट ऑल। ठीक है, और H के ऊपर एक है Pb, तो अब जाहिर सी बात है H के आसपास ही है, मतलब है तो H से ऊपर ही, लेकिन तो भी बहुत ही गंदा रिएक्टिव है यार, क्योंकि बहुत नीचे आ रहा है, देख लो आप। ठीक है, इस वजह से इनको कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ये हो गया, आपने 3 चीजें पढ़ ली। मेटल बन होंगे एयर में तो क्या होगा, वाटर से होगा तो क्या होगा, एसिड वाला जरा पढ़ लेते हैं क्या होगा। आप एसिड बेस्ड सॉल्ट में पढ़ चुके हो, किसी भी कोई भी मेटल, ध्यान रहे एक्टिव मेटल की बात चलती है इसमें, अगर एसिड से रिएक्ट करता है ना, एसिड का मतलब मैं Ha मान लूं, है ना, अगर एसिड है तो इतना तय है कि H+ बाहर निकालेगा। तो जब कोई मेटल एक्टिव मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो बेटा वो H2 गैस बाहर निकालता है, किसके साथ, सॉल्ट के साथ। किसके साथ बेटा, सॉल्ट के साथ। ठीक है, तो मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाँ, ये हाइड्रोजन गैस में एक साउंड होती है, इसको हम कहते हैं पॉप साउंड। कौन से साउंड के साथ बाहर निकालता है बेटा, पॉप साउंड के साथ बाहर निकालता है। ठीक है, मैग्नीशियम बहुत तेज रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम धीमा रिएक्ट करता है, नीचे आता है, बता ही दिया। ठीक है, जिंक तो और भी नीचे आता है एल्यूमिनियम के, तो एल्यूमिनियम से कम रिएक्ट करेगा, और कॉपर तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, कॉपर बहुत नीचे आता है रिएक्टिविटी से, बता चुका हूं मैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम वगैरह हम यूज नहीं करते क्योंकि वो रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक हो जाती है, भयंकरली रिएक्ट करते हैं वो। ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई। ठीक है,
देख लो आप ध्यान से, एक बार और बता देता हूं। ये मैं बार बार क्यों बना रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एच जी नीचे एच जी ए जी ए यू होता है, आप देख लो। इनमें सबसे ऊपर कौन आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है सबसे ऊपर है फर्स्ट पे, एल्यूमिनियम सेकंड पे है, ठीक है। और किसकी बात हुई, जिंक की, जिंक थर्ड पे है, कॉपर फोर्थ पे है ना। देखो कॉपर फोर्थ पे सबसे नीचे, तो कॉपर तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। सबसे तेज कौन रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम, क्योंकि सबसे ऊपर है, ठीक है। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से धीमे रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम कहां है, मैग्नीशियम के नीचे है, ठीक है। जिंक बहुत धीमा कर रहा है, धीमा कर रहा है क्यों, क्योंकि इन चारों में थर्ड नंबर पे आ रहा है, और जो फोर्थ नंबर पे आ रहा है वो तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ेंगे। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर, बता ही दिया मैंने, मैग्नीशियम सबसे अच्छा, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, क्योंकि जिंक बहुत नीचे आता है, और इसके आगे कॉपर, नो रिएक्शन, ठीक है। डू ऑल एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद मेटल्स, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और आप लोगों से ये मैं पूछता हूं कि क्या सारे मेटल रिएक्ट करके एसिड से, सारे ही मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करके क्या हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं? ये मेरा सवाल है आप लोगों से, और इस सवाल का जवाब दूंगा मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय, बड़ा बड़ा धन्यवाद आप लोगों का।